हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 2 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि आज पूरा बजट डिस्कस किया गया है। यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ कर रही है। अब गवर्नमेंट यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज़ कर रही है, तो अगर यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो उसे 24.47% से बढ़ा दिया गया है और उसको 7.5 लाख करोड़ का यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और अगर हम इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो वो यहाँ पर होने वाला है 10.67 लाख करोड़ का। अब जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें बेसिकली जो ग्रांट इन एड दी जाती है और उन ग्रांट्स का यूज़ किया जाता है फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इससे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर 10.67 लाख करोड़ का होने वाला है। इसके अलावा जो स्टेट की बोरोइंग लिमिट है वो यहाँ पर 4% ऑफ जीएसडीपी तक बोरो कर सकते हैं। केपेक्स लोन यहाँ पर स्टेट को दिए जाएंगे 1 लाख करोड़ के, जिसका टेन्योर यहाँ पर 50 साल का होगा और ये इंटरेस्ट फ्री लोन्स होंगे ताकि यहाँ पर जो स्टेट है वो यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सके। अब ये सब जो गवर्नमेंट कर रही है कि गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है, तो बेसिकली ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कीनेशियन इकोनॉमिक्स का। अब कीनेशियन इकोनॉमिक्स क्या होती है, अब मार्केट में डिमांड है नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट इंटरवीन कर रही है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर रही है। तो एट अ टाइम व्हेन द प्राइवेट सेक्टर इज रिलक्टेंट और अवर्ड्स टू इन्वेस्ट गिवन पुअर डिमांड कंडीशंस, द गवर्नमेंट इज गोइंग इन एंड बोरोइंग मोर टू स्पेंड मोर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके स्पेंड कर रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसका भी क्राउडिंग देखने को मिलेगा। तो ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ सच गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एक्सपेक्टेड टू क्राउड इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो उसके बाद यहाँ पर हमें प्राइवेट सेक्टर का भी क्राउड इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको यहाँ पर टैक्स किया जाएगा 30% के रेट पे प्लस 1% टीडीएस भी होगा। तो बजट ऑल्सो प्रोवाइडेड क्लैरिटी ऑन की न्यू इकोनॉमी सेक्टर्स जिसमें क्रिप्टो करेंसीज है। तो क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर टैक्स किया जाएगा 30% के ऊपर, प्लस यहाँ पर 1% जो होगा वो टीडीएस होगा ऑन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। बाकी यहाँ पर 5G के लिए रोड मैप दिया गया है। जो ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है जो कि यहाँ पर कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करती है टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो उसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बेसिकली ये कुछ चेंजेस किए गए हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो सेकंड न्यूज़ है वो रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर 30% के ऊपर टैक्स किया जाएगा। तो एनी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट एट अ रेट ऑफ 30% एंड इम्पोज अ 1% टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसके अलावा 1% टीडीएस रखा जाएगा। अब कुछ का ये भी मानना है कि गवर्नमेंट यहाँ पर 30% जो टैक्स लगा रही है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेजिटिमाइजेशन दे रही है। तो इट इज़ द फर्स्ट फॉर्मल रिकॉग्निशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंक्रीजिंगली पॉपुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज क्रिप्टो करेंसीज एप्लीकेशन सच एंड NFT। तो यहाँ पर कुछ का ये भी मानना है कि गवर्नमेंट यहाँ पर बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज को लेजिटिमाइजेशन दे रही है। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को करेंसीज नहीं कंसिडर कर रही, बल्कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को एसेट की तरह ट्रीट कर रही है। इट ऑल्सो स्पेसिफिकली डिफाइंस वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसमें यहाँ पर नॉन फंजिबल टोकन भी इसके एम्बिट में ही आएंगे। द गवर्नमेंट हैज़ देयरफॉर प्रपोज दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाकी यहाँ पर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी होगी वो बेसिकली फिएट करेंसी का ही डिजिटल फॉर्म होने वाला है। तो CBDC इज द लीगल टेंडर इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक इन अ डिजिटल फॉर्म। तो बेसिकली जो इंडियन रुपी है उसका ही डिजिटल फॉर्म होगा, जिसको यहाँ पर एक्सचेंज भी किया जा सकता है यहाँ पर फिएट करेंसी के साथ। तो इट इज़ द सेम एज अ फिएट करेंसी एंड इज एक्सचेंजेबल 1 to 1 विद द फिएट करेंसी। जो CBDs हैं वो क्या होते हैं, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज आर द वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ फिएट करेंसीज। जैसे कि इंडियन रुपी का यहाँ पर डिजिटल फॉर्म हो सकता है, तो उसको ही यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोला जा रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज दैट द RBI's डिजिटल रुपी ऑल्सो कॉल्ड द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर हम देखें तो इंडिया में लगभग 45,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज में, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि 30% के ऊपर उसको टैक्स किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई किसी को वर्चुअल डिजिटल असेट गिफ्ट में देता है तो उसको भी यहाँ पर टैक्स किया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। Further, recipients of virtual digital assets as gift will also have to pay tax. इसके अलावा अगर क्रिप्टो करेंसी में लॉसेस होते हैं तो वो ऑफसेट नहीं होंगे। तो यहाँ पर टैक्स तो किया जाएगा, लेकिन अगर कोई लॉसेस होते हैं तो उनको यहाँ पर ऑफसेट नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो था 1.755 लाख करोड़ का, जो कि अचीव नहीं हो पाया। तो टारगेट को यहाँ पर रिवाइज कर दिया गया 78,000 करोड़ पे। बाकी यहाँ पर 2022-23 के लिए जो टारगेट है डिसइन्वेस्टमेंट का वो है यहाँ पर 65,000 करोड़ का। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स का मतलब पता है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है।
बाकी यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का यहाँ पर IPO लाया जाएगा, यही बात वापस से बोली गई है। आगे हम चलते हैं। अब सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवाइड हो गया तो उसको ब्रिज करने के लिए सेंटर ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो एक यहाँ पर जो आउटले है स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसको बढ़ा दिया गया है। तो स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड अ कमिटमेंट टू वर्क विद स्टेट गवर्नमेंट्स टू कट टाइम नीडेड फॉर अप्रूवल्स टू पुश अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो अप्रूवल्स है उनका टाइम कम करने की बात की गई है। बाकी प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट चाहेंगे उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि 1 लाख करोड़ का यहाँ पर केपेक्स लोन है जो कि यहाँ पर स्टेट को प्रोवाइड किया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, जिसमें यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के हेल्प से फंडिंग दी जाएगी और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो विच विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल फॉर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ ₹1500 करोड़। बाकी यहाँ पर 1 लाख करोड़ दिए जाएंगे स्टेट्स को। जो स्टेट की यहाँ पर बोरोइंग लिमिट है वो 4% होगी ऑफ GSDP। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो आउटले है वो यहाँ पर 27% से बढ़ाया गया है। इन एडिशन इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट इफ सर्टेन प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स बाई सम स्टेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो अगर यहाँ पर कोई स्टेट किसी प्रायोरिटी प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करता है तो उसमें जो 40% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा फंडिंग में, तो वो यहाँ पर सेंटर उसको ले लेगी। तो वी विल इवन टेक 40% ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स सो दैट स्टेट्स हैव नो बर्डन इन कैरिंग आउट दीज वर्क्स। तो बेसिकली यहाँ पर स्टेट की हेल्प करने की बात की गई है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ मूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में पैरिटी लाने के लिए जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है वो यहाँ पर 10% से 14% बढ़ा दी गई है ऑन एम्प्लॉयड्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा नेशनल पेंशन सिस्टम में, तो यहाँ पर जो टैक्स डिडक्शन लिमिट है वो यहाँ पर 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। तो द गवर्नमेंट ऑल्सो ब्रॉट इन पैरिटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बाई इंक्रीजिंग द टैक्स डिडक्शन लिमिट टू 14% फ्रॉम 10% ऑन एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन स्कीम। बाकी यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। MHA बजट हाइक बाई 11%। अब यहाँ पर जो होम अफेयर्स का बजट हो वो 11% से इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो उसमें सिर्फ 5% का ही इंक्रीज देखने को मिला है। हाउएवर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द 2022-23 बजट फॉर MHA हैज़ इंक्रीज बाई ओनली 5%। बॉर्डर विलेजेस को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर जो पॉपुलेशन उसको सेटल किया जाएगा, तो यहाँ पर बॉर्डर विलेजेस का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो बॉर्डर विलेजेस विद लिमिटेड कनेक्टिविटी ऑफन गेट लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेन्स। तो इन विलेजेस को जो नॉर्दर्न बॉर्डर पे हैं उनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। उसके लिए एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जो है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो यहाँ पर बॉर्डर के आसपास जो विलेजेस हैं उनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, उनको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंडर। क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस करने के लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। तो पहला ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स विद प्रायोरिटी टू फुल्ली इंटीग्रेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फ्रॉम पॉलीसिलिकॉन टू सोलर PV मॉड्यूल्स। तो यहाँ पर PV मॉड्यूल्स को डेवलप किया जाएगा अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यहाँ पर ग्रीन इकोनॉमी को इंक्लूड किया गया है सनराइज इकोनॉमी में। इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें 5 to 7% बायोमास पैलेट्स का भी यूज़ किया जाएगा। अब बायोमास पैलेट्स का यूज़ किया जाएगा तो उसकी वजह से यहाँ पर जो स्टबल बर्निंग होती है वो नहीं होगी, क्योंकि उसका यूज़ कर लिया जाएगा यहाँ पर बायोमास पैलेट्स को बनाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर CO2 सेविंग्स होगी 38 MMT एनुअली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को लेकर भी कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। बाकी E-पासपोर्ट्स को रोल आउट किया जाएगा। अब E-पासपोर्ट्स क्या होंगे, तो बेसिकली जो पासपोर्ट्स होंगे उसमें एक माइक्रोचिप होगी जिसमें सारी ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी डेटा उसमें स्टोर होगा, और इसको बनाया जा रहा है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के अनुसार। तो इंडियन ट्रैवलर्स विल गेट माइक्रोचिप बेस्ड E-पासपोर्ट दैट वुड हैव इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर्ड इन देम। बजट फॉर WCD हाइक। तो यहाँ पर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बजट हाइक किया गया है, लेकिन फ्लैगशिप स्कीम में कोई भी इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर सक्षम आंगनवाड़ी की बात की गई। अब सक्षम आंगनवाड़ी क्या है बेसिकली, तो जो 2 लाख आंगनवाड़ीज अक्रॉस इंडिया उनको यहाँ पर अपग्रेड किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर है सक्षम आंगनवाड़ी। यहाँ पर गवर्नमेंट रेजेस क्रेडिट लाइन फॉर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्रेडिट लाइन बढ़ाई है, लेकिन इंडस्ट्री का ये था कि और ज़्यादा उनको उम्मीदें थी, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम चलते हैं। इंटरेस्ट रेट्स टू राइज। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना रहा है, इंडिकेटिंग इट्स रिलायंस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ टू ड्राइव फिस्कल कंसोलिडेशन। गवर्नमेंट ने जो फिस्कल डेफिसिट प्रोजेक्ट किया है वो 6.4% किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23, और 2025-26 तक जो फिस्कल डेफिसिट है वो यहाँ पर 4.5% तक करना है। इस साल का रिवाइज एस्टिमेट जो है वो यहाँ पर
6.9% का रहने वाला है। तो रिवाइज एस्टिमेट्स इन द बजट पेग्ड द फिस्कल गैप एट 6.9% अगेंस्ट द 6.8% एस्टिमेटेड। तो पिछले साल यहाँ पर एस्टिमेट किया गया था कि 6.8% रहेगा, लेकिन बेसिकली 6.9% रहा है रिवाइज एस्टिमेट्स में। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर का फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा गया वो रखा गया 6.4% का। अब जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है वो मैंडेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि फिस्कल डेफिसिट आपको 3% के ऊपर लेकर आना है। और 2021 तक इसकी डेडलाइन थी कि आपको 31 मार्च 2021 तक यहाँ पर जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% तक लाना है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर पैंडेमिक आ गया और गवर्नमेंट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया। तो हाउएवर कोविड-19 पैंडेमिक एंड रिजल्टेंट लॉकडाउन लेड टू अ शार्प राइज इन डेफिसिट लेवल एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग जम्प्ड टू सपोर्ट इकोनॉमी। फिर उसके बाद अगर हम ऑल टाइम लो देखें कि गवर्नमेंट का सबसे कम फिस्कल डेफिसिट कब रहा है, तो वो 2007-8 में रहा था, जब यहाँ पर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 2.5% था। अब जो सेंटर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स में यहाँ पर गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और वो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मेन पार्ट होता है। बेटिंग ऑन ग्रोथ वेरी ऑफ डिसरप्शंस। अब इकोनॉमिक सर्वे ने पैक किया था कि फाइनेंशियल ईयर 23 की जो ग्रोथ होने वाली है रियल जीडीपी ग्रोथ वो 8 से 8.5% के बीच में रहेगी। ये मैंने आपको कल बताया भी था। लेकिन यहाँ पर बजट में जो नॉमिनल ग्रोथ की बात की गई है वो 11.1%, इम्प्लाइंग अ रियल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7%। बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सपेंडिचर करेगी तो प्राइवेट जो एक्सपेंडिचर है वो भी क्राउडन होगा। अगर हम अभी देखें तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा कम है। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू ग्रो एट 6.9% इन 2021-22 एज अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 9.1%। तो 2020-21 में हमें प्राइवेट एक्सपेंडिचर बहुत कम देखने को मिला था, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था 9.1% का। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को उम्मीद है कि इस साल 6.9% का यहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रहने वाला है। आगे हम चलते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको यहाँ पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो 15% कर दिया गया है फ्रॉम 18.5%। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए यहाँ पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स यहाँ पर 15% कर दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो कंपनीज़ को ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना पड़ता है उतना ही यहाँ पर कोऑपरेटिव्स के लिए भी कर दिया गया है। बाकी जो सरचार्ज है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जिनकी यहाँ पर इनकम 1 से 10 करोड़ के बीच में है, तो वो यहाँ पर फ्रॉम 12% जो पहले हुआ करता था उससे यहाँ पर कम करके 7% कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको दो बातें पता चल गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो यहाँ पर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है उसको यहाँ पर 15% कर दिया गया। बाकी जिन भी कोऑपरेटिव्स के यहाँ पर इनकम 1 से 10 करोड़ के बीच में है उनको यहाँ पर सरचार्ज 7% देना है, ना कि अब 12%। श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होते हैं, एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। श्योरिटी बॉन्ड इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू द एंटिटी विच इज अवॉर्डिंग द प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को अवॉर्ड कर रही है, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट ने कोई प्रोजेक्ट दिया, अब गवर्नमेंट को भी तो कोई श्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेगा, वो एक श्योरिटी बॉन्ड ले लेगा जो कि इंश्योरेंस कंपनी उस कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को देगी कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता तो जो भी लॉसेज यहाँ पर गवर्नमेंट को होंगे वो यहाँ पर उस श्योरिटी बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो व्हेन अ प्रिंसिपल ब्रेक्स अ बॉन्ड टर्म्स, तो यहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्टर जो भी बॉन्ड्स के टर्म्स है उनको तोड़ता है तो जो हार्म्ड पार्टी यहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी हार्म्ड पार्टी वो क्लेम कर सकती है ऑन द बॉन्ड टू रिकवर लॉसेस। तो बेसिकली अभी बैंक गारंटीज दी जाती थी, लेकिन बैंक के पास इतना कैपिटलाइजेशन नहीं है कि बैंक इतने ज़्यादा गारंटी दे सके, इसीलिए यहाँ पर चेंज किया गया है कि श्योरिटी बॉन्ड का सिस्टम लेकर आया गया है। अब बजट का केपेक्स प्लान में, तो बजट में कहाँ कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो यहाँ पर पीएम गति शक्ति स्कीम जिसमें रोड्स को डेवलप किया जाएगा, रेलवेज को, एयरपोर्ट्स को, पोर्ट्स को, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हेल्प से डेवलप किया जाएगा। 2025 तक यहाँ पर सबको ही नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो भारत नेट प्रोजेक्ट जिसको यहाँ पर ट्रिपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड से डेवलप किया जाएगा, 2025 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। टैक्स ऑन डिजिटल एसेट्स, तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो क्रिप्टोज उनको 30% टैक्स किया जाएगा प्लस 1% TDS। इन्वेस्टर्स एंड फर्म्स इन द क्रिप्टो करेंसी स्पेस हैव यूनिफॉर्मली हेल्ड द गवर्नमेंट्स मूव, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेजिटिमाइज कर रही है। फॉर ईवी वायबिलिटी अ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इन द ऑफरिंग। अब बेसिकली अगर बैटरीज को चार्ज करने में बहुत टाइम लग जाता है, रिचार्ज करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आई है जो बैटरीज है उनको बेसिकली यहाँ पर स्टेशन के ऊपर स्वैप कर दिया जाएगा किसी दूसरी बैटरी से। तो गवर्नमेंट अनाउंस्ड ट्यूसडे दैट इट विल ब्रिंग आउट अ बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इन एडिशन टू फॉर्मुलेटिंग इंटरऑपरेटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ईवी बैटरीज। तो यहाँ पर अर्बन एरियाज़ में स्पेस की कमी है, इसके अलावा यहाँ पर बैटरी चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर पॉलिसी लेकर आई कि बैटरी को बेसिकली हम स्वैप कर देंगे। तो मूव टू कम आउट विद द पॉलिसी ऑन बैटरी स्वैपिंग इज एसेंशियली एन एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम फॉर ई बसेस टू स्वैप ड्रेन बैटरीज विद फुली चार्ज वंस एट डिपोट्स। और इससे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ पुश है गवर्नमेंट का 2030 तक, तो उसको एक इनकरेजमेंट मिलेगा
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ पुश है। तो आई होप आपको समझ आ गया हो ये कि यहाँ पर बैटरी स्वैपिंग की बात की गई है कि बैटरी रिचार्जिंग से हटकर हम बैटरी स्वैपिंग की बात कर रहे हैं। इन डिजिटल बैंकिंग पुश, तो यहाँ पर 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बनाए जाएंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का मतलब यही है कि ट्रेडिशनल जो पेपर वर्क के ऊपर काम करता है उसको पूरा यहाँ पर डिजिटली कर दिया जाएगा। तो सिंपली पुट, डिजिटल बैंकिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑल ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटी ऑनलाइन। तो यहाँ पर जो भी ट्रेडिशनल बैंकिंग एक्टिविटी उसको यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा और यहाँ पर जो डिजिटल बैंकिंग उसको यहाँ पर एक पुश मिलेगा। दूसरा गवर्नमेंट का डिसीजन ये है कि 1.5 लाख जो इंडियन पोस्टल ऑफिसेज हैं उसमें यहाँ पर इंटर ऑपरेटेबिलिटी की जाएगी। तो पोस्टल ऑफिसेज और बैंक्स में यहाँ पर इंटर ऑपरेटेबिलिटी की जाएगी। जो पोस्टल ऑफिसेज है उनको यहाँ पर कोर बैंकिंग नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको यहाँ पर पे ज़्यादा लग रहा हो तो आप सेटिंग से कम कर लेना क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत लंबा है। गवर्नमेंट लेज ग्राउंड फॉर 5G रोल आउट, पुशेस रूरल ब्रॉडबैंड डेडलाइन टू 2025। अब बेसिकली जो गवर्नमेंट यहाँ पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्ट करती है 8% का, तो उसमें जो 5% है वो यहाँ पर जाता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में। तो गवर्नमेंट यहाँ पर जो 8% एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसमें से 5% जाता है USOF फंड में। अब गवर्नमेंट ने बेसिकली ये बोला कि USOF फंड को हम यूज़ करेंगे और ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर ले करेंगे विलेजेस में। गवर्नमेंट हाउएवर यहाँ पर भारत नेट, मैंने आपको बता दिया कि भारत नेट की जो डेडलाइन है वो यहाँ पर 2025 तक शिफ्ट कर दी गई है। और इसके अलावा भारत नेट जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर PPP मॉडल में बिल्ड किया जाएगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। तो फोकस ऑफ द बजट इंस्टेड हैज़ बीन ऑन रैम्पिंग अप पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है जो कि 7.5 लाख करोड़ का है। 7.5 लाख करोड़ यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर इससे भी ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति प्लान को और ज़्यादा पुश देने वाली है। रोड्स, रेलवेज, मास ट्रांसपोर्ट, इरीगेशन, वाटरवेज को यहाँ पर डेवलप करेगी। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। द मिसिंग फोकस ऑन हेल्थ, बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने यही बोला है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। पैंडेमिक के बाद गवर्नमेंट को यहाँ पर हेल्थ के ऊपर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत थी जो कि गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इनइक्वालिटीज़ वाइडन हो गई। अगर हम देखें तो कोरोना के टाइम में जो लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ के लिए वो बहुत ज़्यादा हुआ, लगभग 70,000 करोड़ हुआ है। जो यहाँ पर बजट में नेशनल हेल्थ मिशन की बात की गई है तो नेशनल हेल्थ मिशन में भी उतना ज़्यादा एलोकेशन नहीं किया गया। बाकी यहाँ पर मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो मेंटल हेल्थ के लिए 23 टेली हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर ऑथर का यही कहना है कि आप मेंटल हेल्थ पे फोकस तो कर रहे हो लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए जो आपने यहाँ पर स्पेंडिंग की है वो बहुत कम कर रहे हो। तो मेंटल हेल्थ इंपैक्ट्स ओवर 6 to 8% ऑफ आर पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पर देखें तो बजटरी एलोकेशन जो है मेंटल हेल्थ के लिए वो सिर्फ यहाँ पर 597 करोड़ से बढ़ा के 610 करोड़ किया गया है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर आप नहीं करो, सिर्फ बातें करो तो उससे तो चीज़ें नहीं होंगी ना। तो एड्रेसिंग दिस रिक्वायर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट। तो बेसिकली ऑथर ने यही बोला कि मेंटल हेल्थ एक्ट का इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर अच्छे से होना चाहिए। पब्लिक हॉस्पिटल्स में यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। पब्लिक हॉस्पिटल्स का जो आउटले है वो यहाँ पर 30% से बढ़ाया गया है। जो आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर फंडेड है एट ₹6,412 करोड़। तो बेसिकली ऑथर ने इस आर्टिकल में यही बताया कि हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इतना नहीं कर रही है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है। अब इस बार के बजट में पॉपुलिज्म नहीं देखने को मिला। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड फॉर डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाई टेक सर्विसेज टू फार्मर्स। तो यहाँ पर फार्मर्स को टेक्नोलॉजी का यूज़ कराया जाए। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो पहला स्टेप यहाँ पर ये लिया गया है कि एक फंड क्रिएट किया जाएगा जिसमें ब्लेंडेड कैपिटल होगी और उसको यहाँ पर फैसिलिटेट करेगा नाबार्ड। और इस फंड से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर में रिसर्च है उसको फंड किया जाएगा। तो दिस इज टू फाइनेंस स्टार्टअप्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज, जिससे यहाँ पर फार्मर्स को हेल्प मिलेगी और जो फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उनकी फाइनली यहाँ पर इनकम बढ़ेगी। तो यहाँ पर नाबार्ड एक फंड को फैसिलिटेट करेगा जो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स में। आगे चलते हैं। सीतारमण ऑल्सो अनाउंस दैट केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पर गंगा के आसपास का जो एरिया है 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर से, तो वहाँ पर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। बाकी यहाँ पर सस्टेनेबल जो फार्मर्स उनको पुश किया जाएगा कि वहाँ पर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हों। बाकी ऑयल सीड्स के ऊपर हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट ना रहे तो उसके लिए यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा ऑयल सीड्स का। तो ये सारी चीज़ें इसमें कुछ बात की गई है। मनरेगा में कोई भी हाइक देखने को नहीं मिली, जबकि इकोनॉमिक सर्वे ने ये बताया था कि मनरेगा में डिमांड लगातार बढ़ रही है काम की। तो ऐसे में भी यहाँ पर मनरेगा में हाइक देखने को नहीं मिली है। तो देयर वाज नो हाइक इन एलोकेशन फॉर द महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन द यूनियन बजट 2022-23 विद द फाइनेंस मिनिस्टर रिटेनिंग इट एट ₹73,000 करोड़ फॉर द नेक्स्ट फिजिकल ईयर। अब मनरेगा में बेसिकली क्या होता है कि 100 दिनों की काम की यहाँ पर गारंटी की जाती है कि स्कीम गारंटीज 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। अब किसको किया जाता है? तो रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए, इसके अलावा एडल्ट मेंबर होना चाहिए और वो यहाँ पर तैयार होना चाहिए कोई भी अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए।
और ये बहुत हेल्पफुल स्कीम साबित हुई जो भी माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पर अपने गांव वापस चले गए थे उनके लिए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हाइक देखने को नहीं मिला है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो है उसको 15% पे कर दिया गया, पहले यहाँ पर 18.5% पे था। गवर्नमेंट ने यहाँ पर बात की है जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको यहाँ पर डिजिटाइज किया जाएगा। तो लिंकेज ऑफ नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम विद द वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, और यहाँ पर जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको यहाँ पर डिजिटाइज किया जाएगा। किस स्कीम के अंतर्गत? तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो DILRMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। अ न्यू रेट्रो अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट ने एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया है। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट से ये चेंज किया गया है जो सेस और सरचार्ज है उसको यहाँ पर आप डिडक्शन की तरह क्लेम नहीं कर सकते। तो बजट क्लैरिफाइड दैट सेस एंड सरचार्ज विल नॉट बी अलाउड टू बी क्लेम्ड एज डिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, कि अगर आप सेस और सरचार्ज भर रहे हो तो उसको आप ये नहीं मान सकते कि ये एक्सपेंडिचर है और उसको आप डिडक्शन की तरह यूज़ नहीं कर सकते हो। तो कुछ कोर्ट रूलिंग्स में ऐसा देखा गया था कि जो कोर्ट्स हैं उन्होंने टैक्स पेयर्स को बेनिफिट देने के लिए जो ये सेस और सरचार्ज उसको यहाँ पर एक्सपेंडिचर कंसिडर कर लिया था, ना कि टैक्स। तो यहाँ पर अब चेंज किया गया, वो भी चेंज यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिवली किया गया, मतलब पुरानी डेट से। तो दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 एंड विल अकॉर्डिंगली अप्लाई इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर 2005-06। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियरेंस दे दी है कि यहाँ पर जो सेस और सरचार्ज है उसको यहाँ पर एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। Citing court rulings, the tax department said the retrospective amendment is being done to correct the anomaly of excluding cess and surcharge। तो यहाँ पर सेस और सरचार्ज को इंक्लूड किया जाएगा एज टैक्स। बजट ने ये भी क्लैरिफाई किया है जो गिफ्ट और फ्रीबीज मिलते हैं यहाँ पर डॉक्टर को, तो उनको भी यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर फ्रीबीज और गिफ्ट जो यहाँ पर डॉक्टर्स को मिलते हैं तो उनको भी यहाँ पर बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं। आगे हम चलते हैं। स्टार्टअप्स को बूस्ट देने के लिए एक डिसीजन ये लिया गया है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस यहाँ पर होता है अनलिस्टेड कंपनीज की वजह से, तो उसको यहाँ पर सरचार्ज यहाँ पर कैप कर दिया गया 15% पे। तो पहले यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज के लिए तो 15% पे ही था, लेकिन यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनीज के लिए लगभग 37% तक चला जाता था। तो गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया कि अनलिस्टेड कंपनीज से भी यहाँ पर जो सरचार्ज है उसको यहाँ पर 15% के ऊपर कैप किया जाएगा। सेपरेटली गवर्नमेंट हैज एडेड अ प्रोविजन इन द फाइनेंशियल बिल आस्किंग नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज टू एक्सप्लेन देयर सोर्स ऑफ फंड। तो यहाँ पर जो भी नॉन रेगुलेटेड एंटिटीज उनको ये बताना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ फंड का कहाँ से जो फंड्स हैं उनका सोर्स क्या है, जिसकी वजह से हो सकता है जो इंडिविजुअल्स हैं वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अब उनको यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। The proposal is likely to address a long pending demand of investors of the startup ecosystem who have been urging the center to introduce parity in surcharge on the long term capital gains tax। तो यहाँ पर लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज में पैरिटी ला दी गई है, सरचार्ज को यहाँ पर अनलिस्टेड कंपनी से भी कैप कर दिया गया है 15% के ऊपर। अगर आपको सरचार्ज ऐसे टर्म्स नहीं पता है तो आपको न्यूज़पेपर समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी। न्यू पैनल टू प्रिपेयर सिटीज़ फॉर इंडिया एट 100। अब अर्बन माइग्रेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है और हो सकता है जब हम यहाँ पर 100 डेज ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करें तब तक यहाँ पर 50% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर अर्बन एरिया में सेटल हो चुकी हो। तो ऐसे में अनप्लैंड अर्बनाइजेशन नहीं हो सकता, अर्बनाइजेशन बहुत प्लान्ड वे में होना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन in her budget speech Tuesday announced the government's plan to set up a high level committee of planners, economists and institutions। और वो यहाँ पर रिकमेंडेशन देंगे कि अर्बन सेक्टर की जो प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत तेज़ी से माइग्रेशन होने वाला है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू टेक्नोलॉजीज की बात की गई जो कि यहाँ पर कम कॉस्ट से बनाई जाएगी Tier 2 सिटीज़ में। आगे चलते हैं। 400 वंदे भारत ट्रेन लाइनअप है। बेसिकली इससे पहले 102 थी, अब उसके एडिशन में 400 और वंदे भारत ट्रेन होंगी, तो 400 विल बी इन एडिशन टू 102 वंदे भारत ट्रेन। एक और यहाँ पर स्कीम लेकर आई गई है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ताकि यहाँ पर जो लोकल सप्लायर्स हैं उनको यहाँ पर बूस्ट मिले, तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। बाकी यहाँ पर कवच की बात की गई। कवच क्या है? इंडिजिनस एंटी कॉलिजन सिस्टम, जो कि यहाँ पर ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, इसको यहाँ पर कवच की बात की गई। तो एज फॉर सेफ्टी द इंडिजिनस एंटी कॉलिजन सिस्टम, जिसको यहाँ पर कवच के नाम से जाना जाएगा। केन बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए 1400 करोड़ यहाँ पर 1400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे केन बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए। केन बेतवा ये दोनों ही ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर यमुना की हैं। और भी यहाँ पर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, जैसे कि दमन गंगा पिंजाल, तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो दमन गंगा पिंजाल, तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी। आगे चलते हैं। नेशनल हाईवेज नेटवर्क विल बी एक्सपेंडेड बाई 25,000 किलोमीटर ड्यूरिंग 2022-23। तो 2022-23 तक जो हाईवे का यहाँ पर नेटवर्क होगा वो होगा 25,000 किलोमीटर का। बाकी पर्वतमाला के बैनर के अंदर यहाँ पर रोपवेज को डेवलप किया जाएगा। तो रोपवेज जो यहाँ पर माउंटेनियस एरियाज है वहाँ पर रोपवेज को डेवलप किया जाएगा अंडर PPP।
अब यहाँ पर जो रोपवे प्रोजेक्ट है उसमें लगभग 60 किलोमीटर के लेंथ पे यहाँ पर रोपवे को डेवलप किया जाएगा। तो हिली एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे को डेवलप किया जाएगा। ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी हम आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो द प्रोग्राम विल इंक्लूड अ नेटवर्क ऑफ 23 मेंटल हेल्थ सेंटर्स, जिसमें यहाँ पर नोडल सेंटर होने वाला नीमहंस। तो नीमहंस यहाँ पर नोडल सेंटर होने वाला, बाकी यहाँ पर 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स होंगे। और यहाँ पर जो IIIT बेंगलुरु है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली फर्स्ट लेवल साइकोलॉजिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए ये यहाँ पर टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर फोकस किया है मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि कोविड में देखा गया कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिली। बाकी गवर्नमेंट का यहाँ पर दूसरा पुश ये है कि हेल्थ सेक्टर में डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो भी हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ आइडेंटिटी, तो यहाँ पर सबके डिजिटल रजिस्ट्रीज बनाई जाएंगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में यहाँ पर 200 करोड़ का एलोकेशन, अगर हम पिछले साल देखें तो बेसिकली ये 30 करोड़ का सिर्फ एलोकेशन था। तो यहाँ पर डिजिटाइजेशन ऑफ हेल्थ की बात की गई और यहाँ पर मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की बात की गई है। अब यहाँ पर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है डिजिटल डिवाइड की वजह से, क्योंकि जो स्कूल्स इतने टाइम से बंद है। तो एक गवर्नमेंट ने स्टेप ये लिया है, PM ई विद्या के अंदर 1 क्लास 1 चैनल। तो बेसिकली यहाँ पर टीवी के ऊपर चैनल आएगा जो कि हर क्लास के लिए होगा। तो यहाँ पर 2020 में उसको लॉन्च किया गया था, उसमें अब चैनल्स बढ़ा दिए गए, 12 चैनल से बढ़ाकर 200 चैनल्स कर दिए गए और रीजनल लैंग्वेजेस में भी यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ई विद्या के अंदर 1 क्लास 1 चैनल। दूसरी बात, डिजिटल यूनिवर्सिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी जो कि यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस में भी कंटेंट प्रोवाइड कराएगी और हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर ये बेस्ड होगा। तो बेसिकली एक सेंट्रली लोकेटेड नेटवर्क होगा और रूरल एरियाज़ में भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी की ब्रांचेज होंगी। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर काम करेगा। आगे चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, मेंटल हेल्थ गवर्नमेंट की टॉप लिस्ट में है। कैपिटल आउटले रेज्ड बाई 10%। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर में जो कैपिटल आउटले वो यहाँ पर 10% से बढ़ाया गया है। बाकी यहाँ पर कुछ बजट रिजर्व किया जाएगा। तो प्रपोजल टू रिजर्व 25% ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट फॉर स्टार्टअप एंड प्राइवेट एंटिटीज इज एन एक्सीलेंट मूव। तो यहाँ पर जो डिफेंस के लिए बजट है उसमें 25% यहाँ पर रिजर्व किया जाएगा फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बाकी यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्री डिफेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करे तो उसके लिए यहाँ पर वो कोलैबोरेट कर सकते हैं DRDO के साथ। आगे चलते हैं। 5 क्वेश्चंस द बजट बिग पिक्चर। अब यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस है जो कि इकोनॉमी को फेस करना पड़ रहा है। तो पहला चैलेंज ये है, जो GDP ग्रोथ रेट है वो 2017-18 से यहाँ पर डीएक्सेलरेट हो रही है। बेसिकली 2 साल तक ना कोई इनकम रही ना कोई जॉब्स रही। अब कुछ सर्वेज ने प्रेडिक्ट किया कि हमारी के शेप रिकवरी, कि कुछ सेक्टर्स तो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन कॉन्टेक्ट सेंसिटिव सेक्टर्स अभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। कॉन्टेक्ट सेंसिटिव सेक्टर्स वो होते हैं बेसिकली जिसमें यहाँ पर पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको हम बोल सकते हैं कॉन्टेक्ट सेंसिटिव सेक्टर्स, या तो फिर आप इसको केयर इकोनॉमी के रूप में भी कंसिडर कर सकते हो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाना तो उसके लिए यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेप ले रही है कि गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाली है। चीफ एडवांटेज ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली अगर आप पोर्ट्स डेवलप करोगे, रोड्स डेवलप करोगे, तो उससे इकोनॉमी में अपने आप ही डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर बेटर रिटर्न्स सिर्फ न्यू जॉब्स क्रिएट नहीं करते बल्कि मार्केट में प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट होते हैं। अगर प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट होंगे तो उससे बेसिकली आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होगी। तो अगर आप 1 रुपये खर्च कर रहे हो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो जो रिटर्न्स आते हैं उसके वो 2.5 से लेकर 4.8 रुपये तक आते हैं। लेकिन अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 1 रुपये खर्च कर रहे हो तो उसका यहाँ पर जो रिटर्न आता है बेसिकली वो 1 रुपये से भी कम आता है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है जिसका जेस्टेशनल पीरियड भले ही बहुत लेट हो सकता है कि हमें 5-10 साल को बाद यहाँ पर कुछ देखने को मिले, लेकिन उसका जब फ़ायदा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी ब्रिज डेवलप करना है, तो ब्रिज डेवलप करने के लिए लेबरर्स आएंगे, तो बेसिकली यहाँ पर जॉब्स क्रिएट हुई, सीमेंट, आयरन, स्टील, तो यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से यहाँ पर मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो PFCE कॉम्पोनेंट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगा, जो कि अभी हमें कम देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो इंडिया में क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन US में क्या किया उनकी सरकार ने यहाँ पर लोगों को पैसा देना शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है, लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा आ गया, जिसकी वजह से US में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन है लेकिन US के लेवल का नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर डायरेक्टली कैश ट्रांसफर करने लग जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होता है, उससे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होती है, जो कि हमें US में देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर बेड बैंक क्रिएट किया गया है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम 2019 में देखें तो 2019 का जो बजट था उसमें बहुत सारी ऐसी स्कीम्स अनाउंस की गई थी जिसमें कैश ट्रांसफ़र किया गया, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें यहाँ पर 6,000 रुपये दिए जा रहे थे किसानों को। लेकिन इस साल का जो बजट है वो है इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी की। गवर्नमेंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे कि यहाँ पर केपेक्स एक्सपेंडिचर कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ताकि यहाँ पर एसेट्स क्रिएट हो, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो,
एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिले, इकोनॉमी को बूस्ट मिले, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर क्राउड इन हो, तो ऐसे कुछ स्टेप्स हो, इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।